जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन, पर यह लैंड ऑफ द फॉलिंग पॉपुलेशन भी है। ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे अमीर और पावरफुल देशों में से एक है। लेकिन आज जापान के लोगों को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो एक पांडा को होती है। उसकी पॉपुलेशन 2010 से हर साल घट रही है। पर क्यों और क्या जापान मुश्किल में है? चलिए समझते हैं। जापान का फर्टिलिटी रेट दुनिया की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट्स में से एक है, जो 1990 के दशक से लगातार गिरता जा रहा है। 2023 में ये रेट 1.367 बेबीज पर वुमन था, जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से काफ़ी कम है, जिसमें एक कपल बेबीज देता है जो बड़े होते हैं, वर्कफोर्स में ज्वाइन करते हैं और आखिरकार अपने पेरेंट्स की जगह ले लेते हैं। पर जापान 2.1 के मार्क को मीट नहीं कर पा रहा और लगता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक नहीं कर पाएगा। अगर चीज़ें वैसी ही चलती रही तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से जापान की पॉपुलेशन 2050 तक 20 मिलियन कम हो सकती है और इससे वर्कर शॉर्टेजेस होंगे जो इकोनॉमी को काफ़ी अफेक्ट करेगा। तो क्यों जापानीज लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे? इस इशू पर काफ़ी आर्टिकल्स हैं और कुछ ने ये कहकर हलचल क्रिएट करने की कोशिश की है कि यंग जापानीज लोग अब सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। लव होटल्स के देश में यंग लोग पहले से ज़्यादा सेक्स कर रहे हैं। 1990 में 65% अनमैरिड वुमन और 45% अनमैरिड मैन ने कभी सेक्स नहीं किया था। आज ये 50% और 40% हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए कन्विंस कैसे करें, और उनके बच्चे ना होने के जो रीजंस हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक और सोशल है। औरतें शादी को अपने जीवन में ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रही। जापान हिस्टोरिकली एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है, जहां औरतों को पीछे धकेल दिया गया और उनकी स्किल्स को इग्नोर किया गया। खुशकिस्मती से पिछले कुछ सालों में औरतें अपने लिए करियर्स बना रही है। आर्ट्स, बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब्स में आगे बढ़ते हुए अपना करियर बना रही है। ये करियर्स काफ़ी हार्डवर्क और डेडिकेशन मांगते हैं और हस्बैंड ढूंढने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। जापानीज वुमेन का एवरेज मैरिज एज 1975 में 24 था और अब वो लगभग 30 हो गया है। इसका रिप्रोडक्शन पर ह्यूज इम्पैक्ट है। एक टिपिकल औरत के पास 30 साल की एज में उसके एग रिजर्व का 12% बचा होता है और 40 साल पर वो सिर्फ 3% बचा होता है। तो डिलेड मैरिज का मतलब है कि बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अब जब औरतें अपना करियर बना चुकी है और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है तो ऑब्वियसली वो ये फ्रीडम भरी लाइफस्टाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिस्टोरिकली जापानीज औरतों की जगह घर में होती थी और आज भी औरतों पर इस रोल को कंटिन्यू करने का प्रेशर है, और साथ ही इस बात का भी प्रेशर होता है कि शादीशुदा कपल्स को जल्दी बच्चे करने चाहिए। और जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका करियर लगभग खत्म समझा जाता है। वर्किंग मदर्स जापान में रेयर है और सोसाइटी काफ़ी प्रेशर डालती है औरतों पर कि वो माँ बनने के बाद अपना जॉब छोड़ दे। अगर वो काम करना भी चाहे तो उन्हें अपने चोजन करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है जब उनके बॉस को पता चले कि उनके बच्चे हैं। प्रेगनेंसी के बाद जॉब ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल वुमन हैं जो अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है तो आपके पास बच्चे ना होने के लिए शादी को डिले करना ही एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली ये सिर्फ औरतें नहीं हैं जो शादी से बच रही है, पुरुष भी अब शादी करने का कोई रीज़न नहीं देख पा रहे। पिछले 2 दशकों में जापान में मैरिज रेट घट रहा है। यंग प्रोफेशनल मैन शादी को एक रिस्क समझते हैं। उन्हें शादी के बाद सोल वेज अर्नर का रोल अपनाना होता है, जो आजकल पार्ट टाइम वर्कर्स की बढ़ती हुई संख्या के साथ इम्पॉसिबल होता जा रहा है। वो शादी को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी समझते हैं, एक ऐसे वर्क कल्चर में जो ऑलरेडी 50 से ज़्यादा घंटे का काम एक्सपेक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं शादी के बारे में क्यों बार बार बात कर रहा हूँ। बच्चे दुनिया में लाने का शादी ही एकमात्र तरीका नहीं है। बिल्कुल, कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और नेदरलैंड्स में 40% बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं, लेकिन जापान में सिर्फ 2% बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं और इसके साथ एक मैसिव सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। शादी जापान में रिप्रोडक्शन का एकमात्र सोशली एक्सेप्टेबल तरीका है और जब तक इसके आसपास का कल्चर नहीं बदलता तब तक जापानीज बर्थ रेट शादी रेट से बंधा रहेगा। एक घटता हुआ पॉपुलेशन कोई मेजर इशू नहीं है। काफ़ी यूरोपियन स्टेट्स भी ऐसे ही सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। लिथुआनिया, पोलैंड और ग्रीस जैसे देशों में पॉपुलेशन जापान से तेज घट रही है, लेकिन जापान लकी है कि वहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग हैं। मगर ये चीज़ इशू को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो जब जापान की पॉपुलेशन से 2050 तक 20 मिलियन लोग कम हो जाएंगे, उस कम पॉपुलेशन में 42% लोग 65 साल या उससे ज़्यादा के होंगे। तो कम वर्कर्स, कम कंज्यूमर्स, साथ ही और भी कम लोग जो एजिंग पॉपुलेशन का ध्यान रख सके। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बस बढ़ती जा रही है।
अभी ये दोनों सेक्सेस के लिए एवरेज 83.7 है और 2095 तक ये 93.7 तक बढ़ने की संभावना है। ये यंग और ओल्ड दोनों को मुश्किल में डालेगा। एक एजिंग पॉपुलेशन का इफेक्ट ऑलरेडी जापानीज सोसाइटी पर पड़ रहा है। काफी छोटे शहरों और गांवों में ज्यादातर बूढ़े लोग ही रह रहे हैं। जब यंग लोग काम करने और पार्टनर ढूंढने के लिए शहरों में भाग रहे हैं तो इन छोटे शहरों का कोई फ्यूचर नहीं बचा। जापान एक एडवांस नेशन है जहां काफी इनक्रेडिबल माइंड्स हैं, तो वो इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? बर्थ रेट को बढ़ाना सबसे ऑब्वियस जवाब है। जापान की गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करने के लिए कई कदम उठा रही है और नए इंसेंटिव्स के साथ लोगों को शादी और फैमिली प्लानिंग के लिए एनकरेज कर रही है। टोक्यो से लोगों को छोटे शहरों में शिफ्ट करने के लिए 1 मिलियन येन तक दिए जा रहे हैं। बच्चे पैदा करने पर भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जैसे एक छोटे कपल को 4,25,000 येन तक का सपोर्ट। फिर भी इन मेजर्स का अब तक एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। अब एक नए कदम के रूप में 3 दिन का वीकेंड इंट्रोड्यूस किया है। इस पॉलिसी का एम है कि कपल्स को अपनी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान देने का टाइम मिले। ये पॉलिसी काफी नई है और इसका इम्पैक्ट देखना अभी बाकी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा जापान की घटती हुई पॉपुलेशन को सॉल्व किया जा सकता है अगर वो ज्यादा इमिग्रेंट्स को जापान के अंदर आने दे जो रिटायर्ड और मरने वाले लोगों की जगह ले सके। वो वर्कर शॉर्टेजेस और खासकर केयर वर्कर्स की शॉर्टेज को फॉरेन केयरर्स को देश में बुलाकर पूरा कर सकते हैं जो एल्डरली की मदद कर सके। पर जापान हिस्टोरिकली इमिग्रेशन से दूर रहा है और अभी उनकी नेटिव पॉपुलेशन 98.5% है। इमिग्रेशन को जापान की कल्चर के लिए एक थ्रेट समझा जाता है, इसलिए कोई भी बड़े स्केल पर इमिग्रेशन का होना अभी के लिए काफी अनलाइकली है। सबसे आखिरी और सबसे जापानीज सॉल्यूशन है रोबोट्स। जापान रोबोट्स और ऑटोमेशन में दुनिया के सबसे एडवांस देशों में आता है। रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन और लेबर शॉर्टेजेस के चैलेंजेस के बीच रोबोटिक्स एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन के रूप में उभर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबियर जैसे एडवांस रोबोट्स डिजाइन किए गए हैं जो एल्डरली केयर में काफी मददगार है। ये रोबोट्स न सिर्फ पेशेंट्स को बेड से उठाते हैं बल्कि उनका रूटीन केयर मैनेज करने में भी एक्सपर्ट है। हेल्थ केयर सेक्टर्स के अलावा रोबोटिक्स ऑटोमेशन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में भी काम आ रहा है जहां ह्यूमन वर्कर्स की कमी है। जापान का टारगेट है कि रोबोट्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके और बर्डन वर्कर्स की लाइफ ईजी बनाई जा सके। अब बात करें स्पेसिफिक नंबर्स की तो 2023 तक जापान के केयर रोबोट्स का मार्केट साइज $4.5 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और ये 2028 तक डबल होने का एस्टिमेट है। इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे पेपर और AI पावर्ड सिस्टम भी इंक्लूड है जो इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं। रोबोटिक्स से एक और एडवांटेज है, ये जापान की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की वजह से गिरती GDP ग्रोथ को स्टेबलाइज करने में मददगार हो सकता है। ऑटोमेशन फैक्ट्रीज में एफिशिएंसी बढ़ाता है और रोबोट्स ह्यूमन वर्कर्स के साथ काम करके एक हाइब्रिड लेबर फोर्स का निर्माण करते हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंश्योर करता है। जापान का रोबोटिक्स एक्सपर्टीज अगर सही तरह से इंप्लीमेंट हो तो ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। जापान का डिक्लाइनिंग और एजिंग पॉपुलेशन सिर्फ एक डेमोग्राफिक क्राइसिस नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक और कल्चरल चैलेंज भी है। क्या जापान सोसाइटल चेंजेस, इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? ये न सिर्फ जापान के लिए बल्कि दुनिया के कई और देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगा। क्या आपको लगता है कि जापान अपनी पॉपुलेशन क्राइसिस को सक्सेसफुली टैकल कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।